भी दिन भर चला मंथन का दौर। सिद्धारमैया का नाम लगभग तय। डीके बोले, मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति हूं, धोखा नहीं दूंगा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ने को तैयार दिग्विजय सिंह। कहा, पार्टी आदेश करेगी तो गुना लोकसभा से चुनाव लड़ने को तैयार। अभी राज्यसभा सांसद है पूर्व सीएम। चुनाव से पहले एमपी कांग्रेस को बड़ा झटका। सत्यप्रकाश सखवार कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल। सीएम शिवराज वीडी शर्मा ने दिलाई सदस्यता। अंबाह विधानसभा के पूर्व विधायक है सखवार। छत्तीसगढ़ में 3 घंटे चली सत्ता और संगठन की बैठक। सभी को आपसी मतभेद भुलाने के निर्देश। संगठन और सरकार में फेरबदल की खबरों पर लगा विराम। बीजेपी कार्य समिति की बैठक में लाया गया छत्तीसगढ़ बचाओ संकल्प। निंदा प्रस्ताव पारित कर सीएम का मांगा इस्तीफा। मंत्री टीएस सिंहदेव ने किया पलटवार। नमस्कार, स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ललित। 23 की तकरार, किसकी सरकार? जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। और इस बेहद खास चुनावी कार्यक्रम में आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सियासत का हर वो पहलू नजर आएगा जो आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आप ही तो कहते हैं चुनाव का मतलब बंसल न्यूज। आइए शुरू करते हैं। 23 की तकरार, किसकी सरकार? सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस के कर्नाटक फॉर्मूले की। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस कर्नाटक फॉर्मूले को आजमा सकती है और इसके लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। तो वहीं कर्नाटक की तरह करप्शन और गवर्नेंस के मुद्दे भी गूंज सकते हैं, और जिसको लेकर बीजेपी का काउंटर प्लान भी तैयार है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अब एमपी चुनाव की बारी। राष्ट्रीय नेताओं की जिम्मेदारी। कांग्रेस का नया फॉर्मूला। बीजेपी ने बोला हमला। कर्नाटक के बाद अब युद्ध मध्य प्रदेश की राजधानी पर लड़ा जाएगा। इसके लिए बाकायदा चुनावी रणनीतियों पर काम शुरू हो गया है। कांग्रेस ने एमपी को फतह करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को मैदान में उतारा है। खासकर उन 66 सीटों पर ऑब्जर्वर उतारे गए हैं जहां 5 बार से कांग्रेस को सफलता नहीं मिली। एआईसीसी की सहमति से भोपाल, मालवा निमाड़, महाकौशल, विंध्य और ग्वालियर चंबल की जिम्मेदारियां 4 ऑब्जर्वर को सौंपी गई है। इस बार भी आग्रह किया जाएगा, राहुल गांधी जी भी आए, खड़गे साहब भी आए और सभाएं भी हो इनकी। विभिन्न क्षेत्रों में हमारे कांग्रेस के जो अन्य लीडर वो भी जाएंगे और पूरी तैयारी के साथ हम लोगों ने अपनी तैयारी चालू कर दी है। कमलनाथ जी ने 1-2 दिन में ही मीटिंगें ली है, जिसमें दिल्ली से जो हमारे पर्यवेक्षक आए हैं, जो सचिव आए, जो महासचिव आए, उनकी भी ड्यूटी लगाई है। और पूरे प्रदेश में हम जो प्रारंभिक रूप से जो 66 सीटें हमारी कमजोर है, उसमें अधिक से अधिक सीटें जीतने का हम लोग प्रयास करेंगे। कर्नाटक के नतीजों ने कांग्रेस में उत्साह भर दिया है, लेकिन बीजेपी भी सतर्कता के साथ ही मिशन 2023 की तरफ बढ़ रही है। जाहिर है, कर्नाटक चुनाव में गवर्नेंस और करप्शन जैसे मुद्दों की गूंज सुनाई दी थी, इसलिए बीजेपी ने इन्हीं मुद्दों पर कांग्रेस को जवाब देने की तैयारी भी कर रखी है। एक करप्शन पर 0 टॉलरेंस, और उसका उदाहरण एक जो हमारा क्लास 1 अफसर था, उसको हमने टली सेवा से बर्खास्त किया है। ये किसी भी कीमत करप्शन को बीजेपी की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और सीधे मेरे निर्देश हैं कि जहां ऐसे मामले आए, बिना किसी विलंब के कठोरतम कार्रवाई की जाए। चाहे बात गवर्नेंस की हो या फिर करप्शन की, बीजेपी सतर्क नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस का कर्नाटक फॉर्मूला ये बता रहा है कि राष्ट्रीय स्तर के नेता मध्य प्रदेश के सियासी समीकरण साधते दिखेंगे। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की भीषण गर्मी में प्रदेश की सियासत भी खूब तप रही है, और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, वैसे वैसे सूबे की सियासत में भी घटनाक्रम और तेजी से बदलते दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,
बंसल न्यूज। और अब बात करते हैं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के उस बयान की जो मध्य प्रदेश की सियासत में जंगल की तरह आग की तरफ फैलता चला गया। दिग्गी के हिंदुत्व और सनातन वाले बयान पर अब संतों ने भी मोर्चा खोल दिया है। तो क्या चुनाव से पहले हिंदुत्व का मुद्दा वही कमाल दिखाने वाला है? इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। अगर हिंदुत्व का ये होता अर्थ होता तो 800 साल मुगल यहाँ राज करके नहीं गए होते। मुगल सपोलों को खुश करने के लिए बार बार सनातन धर्म की बात कहते हो, हिंदुत्व की बात कहते हो, आपको शर्म आना चाहिए। धर्म के बारे में हम ज्ञान नहीं रखते तो फिर धर्म के विषय में इस प्रकार की एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी करना और इस प्रकार के भ्रम फैलाना ये उचित नहीं है। ये वो सियासी आग है जो हिंदुत्व और सनातन वाले बयान के बाद बढ़ती ही जा रही है। बीजेपी के बाद अब संत समाज भी दिग्विजय सिंह पर हमलावर है। तो अब वो बयान भी सुन लीजिए जिसने प्रदेश में सियासी सरगर्मी बढ़ा दी। हमारा सनातन धर्म है, हम हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। हिंदुत्व में यह है कि जो हमारी बात नहीं माने उसको डंडा मारो, उसका घर तोड़ दो, उससे पैसे खा जाओ। संत और बाबाओं के मोर्चा खोलने से पहले बीजेपी ने दिग्गी को जमकर घेरा और उन्हें मुगलिया संस्कृति का पैरोकार तक बता दिया। मुगलिया सल्तनतों के पैरोकार मिस्टर बंटा झार जी, आप और आपके चेले कभी हिंदू पे, कभी हिंदुत्व पे, कभी सनातन पर सवाल उठाते हो। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पे कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? ये जानबूझ के उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। नहीं, दिग्विजय सिंह तो खुद हिंदू नहीं है तो क्या हिंदुत्व सिखाएंगे? दिग्विजय सिंह को तो हिंदुत्व उसी तरह है। दिग्विजय सिंह ने कभी हिंदुत्व और सनातन पर तो व्याख्या कर ली, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कभी ध्यात और इस्लाम पर व्याख्या की कि नहीं? उस पर करना चाहिए। बीजेपी और संतों की बयान की बाढ़ आई तो कांग्रेस से भी पलटवार सामने आया। कांग्रेस इसे सिर्फ चुनावी मुद्दा बता रही है। उसका मानना है कि जनता हिंदुत्व के मुद्दे को नकार देगी और 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। अपनी मर्जी से धर्म की परिभाषाओं को गढ़ना, ये भारतीय जनता पार्टी इन सारी चीजों को, उनका विशुद्ध उद्देश्य हर बात में किसी भी तरीके से उन्माद, संवेदनशील वातावरण बनाना और इससे कहीं ना कहीं वो अपने राजनीतिक एजेंडे को लाभ लेने के लिए सब काम करते हैं। लेकिन कर्नाटक में जो कुछ हुआ है, मेरा मानना है इसमें सारी हवा निकल गई है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली का मुद्दा वो कमाल नहीं कर पाया, लेकिन हिंदी हार्टलैंड कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजनीति जरा हटके है और यहाँ हिंदुत्व का मुद्दा शायद वही कमाल करेगा जो वो करता आया है। राजनीति में धर्म कोई नई बात नहीं है, लेकिन बीते कुछ वर्षों में इसका चलन भी बढ़ा है और चर्चा भी हुई है। अब बात 2023 की है। जाहिर है दोनों दल हिंदुत्व और सनातन की बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कहती आई है कि हिंदुत्व हमारा है, लेकिन कांग्रेस इसे छोड़ना नहीं चाहती। पर इस बीच में जिस तरह की बातें आती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि विकास के मुद्दों के साथ 2023 में धर्म भी दिखाई देगा? आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बसरू, भोपाल। सिंधिया और दिग्विजय सिंह की अदावत किसी से छिपी नहीं है। पहले जब दोनों एक ही पार्टी में थे तब भी यही तलखी दिखती थी, और अब तो दोनों की अलग अलग पार्टियां हैं तो लड़ाई भी खुली हो रही है। आज तो दिग्विजय सिंह से जब पूछा गया कि क्या वो 2023 में सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, तो उनका जवाब था, अगर पार्टी आदेश करेगी तो जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के कहने पर मैं भोपाल से चुनाव लड़ा हो सकता है। आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ ऐसी ही तस्वीरें देखने को मिलेगी। दिग्विजय सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पार्टी कहती है कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पुनः से चुनाव लड़े लोकसभा में, तो क्या जो आदेश होगा पार्टी का करूंगा। आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं अभी राज्यसभा का सदस्य हूँ तो मुझे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है,
लेकिन पार्टी का सिपाही हो, जो पार्टी आदेश देगी कर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका लगा है। जी हां, सत्य प्रकाश सखवार ने बीजेपी की सदस्यता ले ली है। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सीएम शिवराज, बीडी शर्मा और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में उन्होंने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको यह बता दें, सत्य प्रकाश अंबाह विधानसभा से पूर्व विधायक रहे हैं। सत्य प्रकाश अनुसूचित जाति के बड़े नेता हैं जो दलित वर्ग से आते हैं। ऐसे में दलित वर्ग को लेकर यह बीजेपी का बड़ा कदम माना जा रहा है। उपेक्षा वेदना से कहीं न कहीं स्थान परिवर्तित होते हैं, तो इस प्रकार के कांग्रेस में उपेक्षा है और हमारे महापुरुषों का, बाबा साहब का अपमान है। और बाबा साहब को भी कांग्रेस ने इंच इंच पर आगे बढ़ने से अपने समय में रोका है और पूरे देश के दलितों के साथ में इस कांग्रेस ने बहुत बड़ा अन्याय कुठाराघात किया है। सियासत में दुश्मनी की चर्चा तो खूब होती है, लेकिन चुनाव आते हैं तो मित्रता की खबरें सियासी हलचल बढ़ा देती है। जी हां, ग्वालियर चंबल में एक ऐसी ही मित्रता के चर्चे खूब जोरों पर है और वो है बीजेपी के पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह की। गोविंद सिंह ने अनूप मिश्रा को अपना मित्र बताते हुए कांग्रेस में आने का ऑफर दिया, तो अब अपने जन्मदिन के मौके पर अनूप मिश्रा ने ऑफर को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर गोविंद सिंह और मेरी विचारधारा में जमीन आसमान का अंतर है। मैं अपनी जमीन और मां को छोड़कर नहीं जा सकता हूं, और रही टिकट की बात, तो जो पार्टी फैसला करेगी उसे मैं मानूंगा। नेता अनूप मिश्रा और पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा इस समय हमारे साथ हैं। उनका आज जन्मदिन मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं में काफी जोश यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर, 2023 का चुनाव भी आने वाला है सर, ऐसे में आप लगातार सक्रिय हैं, दावेदारी भी दिखा रहे हैं, तो किस तरह से पार्टी आपकी बात मान रही है? मानेगी नहीं मानेगी तो हम पार्टी का आदेश मानेंगे। पार्टी जो आदेश देगी उसका पालन करेंगे। सर, लगातार आप जिस तरह से आला अधिकारी जो आपके वरिष्ठ नेता हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, दक्षिण विधानसभा से आप मांग रख रहे हैं टिकट की, तो किस तरह का अभी तक आश्वासन आपको मिला है? आश्वासन अभी मिलता नहीं है। पार्टी को अपनी बात कह दी है, पदाधिकारियों को, वरिष्ठ नेताओं को, वो निर्णय करेंगे, उसे हम स्वीकार करेंगे। गोविंद सिंह आपके पक्के दोस्त हैं, उन्होंने आपसे मित्रता भी है आपकी और बातचीत भी रखी थी, और उन्होंने कहा था कि हमारे साथ आए तो हम उनको देख लेंगे, आगे जो भी वो टिकट मांग रहे जिस विधानसभा से, वहाँ कहीं ना कहीं उनको शिफ्ट कर दिया जाएगा। उनकी मित्रता का मैं स्वागत करता हूँ, उनकी सहृदयता का आभारी हूँ, लेकिन मेरी विचारधारा और उनकी विचारधारा में जमीन और आसमान का अंतर है। मैं अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ सकता, अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, इसलिए वो बात वहीं समाप्त हो जाती है। क्या सर, 2023 को लेकर आज शक्ति प्रदर्शन यहाँ से शुरू हो चुका है? नहीं हुआ है, यह हर 16 मई को होता है, कोई नया नहीं है जो आज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रहा हो। बिल्कुल, तो ये पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता बीजेपी की अनूप मिश्रा हैं, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जो गोविंद सिंह और जो बीजेपी और कांग्रेस की जो विचारधारा है वो दोनों अलग अलग विचारधारा हैं, इसीलिए वो बात वहीं खत्म हो जाती है, और लगातार दावेदारी की बात कर रहे हैं। तो आला जो पार्टी के जो आला अधिकारी हैं और पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनको संदेश दे दिया गया है, आगे जो पार्टी जो फैसला करेगी उस पर डिसीजन होगा। करण बारसी के साथ उमेश पारासर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। तो अनूप मिश्रा जी ने तो अपने दोस्त का ऑफर ठुकरा दिया। अब आपको उनके दोस्त यानी कि डॉक्टर गोविंद सिंह का वो बयान भी सुना लेते हैं, जिसमें उन्होंने पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा को कांग्रेस में आने का ऑफर दिया था। अनूप मिश्रा जी से मित्रता है, वर्षों के साथी हैं, शुरू में समाजवादी जनसभा में हमारे साथ रहे हैं, उनकी हमने देखा दुर्दशा कोने में पड़े हैं, कोई पूछ नहीं रहा, तो हमारा दायित्व है अपने मित्र को सम्मान दें। उनको हमने कहा, आह्वान किया है, और हमने जिस दिन से आह्वान किया उस दिन से कहेंगे कि हमारा मेंबर बनना चाहते हैं, हम पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो जरूरी है हमारे पास तो हम सीट है, हम भिंड में लड़ा देंगे। भिंड में का कमजोर है, हमारे कोई भी क्षेत्र ले लो 2-3 में से। एमपी में थर्ड पावर कौन? जी हां, कर्नाटक चुनाव नतीजे आने के साथ ही मध्य प्रदेश में चुनावी सरगर्मी तेजी से बढ़ती चली जा रही है। सियासी दलों के प्रभारी और कार्यकर्ताओं की टीम का जमावड़ा शुरू हो गया है। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने अपने दौरे शुरू कर दिए हैं।
तो इधर जयस भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखा रहा है। इस खास खबर में आपको यह भी दिखाते हैं। तीसरी ताकत बनने की लड़ाई। आप और जयस चुनावी मैदान में आई। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का मुकाबला काफी दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी और कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी और जयस जैसे संगठन भी मैदान में नजर आने लगे हैं। आपने माइंड गेम भी खेलना शुरू कर दिया। इंदौर पहुंचे पंजाब से आप विधायक और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी मनजिंदर सिंह लालपुरा ने दावा किया कि बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता आम आदमी पार्टी के संपर्क में हैं। इनमें से कई लोगों को पार्टी में आने का इशारा भी मिल चुका है और समय आने पर इसका खुलासा होगा। इस बार लोग नया चाहते हैं यहाँ पे, तो आपको मैं अब मीडिया कर्मी इसलिए नहीं बोल रहा, आप देखना, आप याद करेंगे कि मनजिंदर सिंह लालपुरा ने यह बात बोली थी, यहाँ एक चेंज चाहता है, हर आदमी चेंज चाहता है आज भारत में। ऐसे ही पंजाब में बोलते थे कि आम आदमी पार्टी 17 में तो हार गई, तो इस बार भी कहीं दूसरी पार्टी को ना फायदा दे जाए, तो जहाँ नहीं होगा। जहाँ के जो पिछले 4-5 दिन से मैं नब्ज टटोल पाया हूँ लोगों की, और जो हमारे कार्यकर्ता बताते हैं, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। प्रदेश की सभी 230 सीटों पर आम आदमी पार्टी उम्मीदवार उतारेगी, तो जयस भी मध्य प्रदेश में अपनी ताकत दिखाने को तैयार है। जयस शक्ति प्रदर्शन कर रही है। जयस नेता और कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ये बात साफ कर चुके हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनका संगठन पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। मध्य प्रदेश के 80 विधानसभा सीटों को लेकर तैयारियां शुरू कर दी है। हम लोग पूरे संगठन के युवा मिलकर तय करते हैं, हमारे संगठन का निर्णय सर्वोपरि होता है। और लेकिन इतना तय है कि जयस युवा विधानसभा 2023 के चुनाव में पहुंचेंगे। कितने युवा पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन जयस अपना ग्राउंड तैयार कर रहा है। आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित 47 सीटों के साथ ही 80 सीटों पर जयस अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है। हालांकि 2018 के चुनाव में जयस ने कांग्रेस का समर्थन किया था और कांग्रेस को इसका फायदा भी मिला था। ऐसे में मिशन 2023 को देखते हुए जयस इस बार फिर खुद को किंग मेकर की भूमिका में देख रहा है। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दमखम दिखाने को तैयार है। ऐसे में तीसरा मोर्चा मध्य प्रदेश में कौन से नए सियासी समीकरणों को जन्म देगा, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। और अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति की। कर्नाटक चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने अपनी तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। और इसी कड़ी में मंगलवार को कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा अचानक रायपुर पहुंची और 3 घंटे तक मंत्रियों के साथ हाई लेवल की मीटिंग की। इस दौरान कांग्रेस संगठन में बदलाव की भी अटकलें लगती रहीं। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में मंगलवार के दिन सियासी हलचलें काफी तेज रही। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा सुबह अचानक रायपुर दौरे पर पहुंची। यहां से वे सीधे सीएम हाउस गईं। यहां उन्होंने हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कई मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान चर्चा चलती रही कि संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है, कई मंत्री भी बदले जा सकते हैं। लेकिन शाम तक इन अटकलों पर विराम लगाते हुए मोहन मरकाम ने कहा कि चर्चा सिर्फ चुनाव की रणनीति को लेकर हुई है और सभी को आपसी मतभेद भुलाने के सख्त निर्देश मिले हैं। आने वाले दिनों में संगठन की गतिविधियों और रणनीतियों पे विस्तार से चर्चा हुई, जिसमें 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल साहब के एरिया में भरोसे का सम्मेलन, सरकारी सम्मेलन होगा, जिसमें जितने भी राजीव गांधी जो देने हैं, किसानों को देना है, उसके बारे में। और 26 तारीख से संभागीय सम्मेलन बस्तर से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो आने वाले 2023 के लिए संगठन स्तर पर उसके की रूटीन बैठक थी, चुनाव की तैयारी के संदर्भ में बैठक थी। ईडी के बारे में जरूर चर्चा हुई और ये सारी खुले तौर पे चर्चा हुई कि उसका किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह से मारपीट करके लोगों को अलग कमरे में बैठा के किसी और के साथ मारपीट करके फिर ये कहा जा रहा है कि देखो वहां ये हो रहा है, तुम भी कुछ बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। इन परिस्थितियों में बयान लिए जा रहे हैं।
इधर कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग पर बीजेपी की भी निगाहें टिकी रहीं। वहीं अब बीजेपी इस मीटिंग के बहाने कांग्रेस पर हमला बोल रही है। प्रभारी आते हैं तो कुछ न कुछ विषय को लेकर आते हैं, और जो प्रदेश में हलचल हो रहा है, एक महत्वपूर्ण विषय वो भी है कि जो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ में बनती जा रही है, करप्शन दिन ब दिन रोज नए उजागर हो रहे हैं, और भ्रष्टाचार ऐसा जो प्रमाणित हो चुका, ईडी ने जिसको प्रूफ कर दिया, 2000 करोड़ रुपया के शराब में और रिकवरी निकलना शुरू हो गया, लोगों की संपत्ति जब्त होनी शुरू हो गई। हिंदुस्तान में कोई ऐसी सरकार नहीं होगी जो शराब खुद अवैध धंधा करे। भले ही कांग्रेस इस बैठक को आम बताए, लेकिन इतना तो तय है कि इस बैठक के पीछे कांग्रेस की कोई बड़ी रणनीति जरूर होगी, जिसका असर भी आने वाले दिनों में जल्द ही दिखेगा। वहीं बीजेपी भी कांग्रेस के हर कदम पर अपनी नजर बनाए हुए है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कर्नाटक चुनाव में करप्शन का मुद्दा जमकर गूंजा और विपक्ष ने सरकार पर खूब निशाना साधा। जी हां, कर्नाटक सरकार पर यह निशाना साधा गया और अब छत्तीसगढ़ की सियासत में बीजेपी उसी तेवर में नजर आ रही है और प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। दरअसल बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शराब घोटाले को लेकर निंदा प्रस्ताव रखा। बीजेपी करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरती दिखी तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का भी पलटवार सामने आया। सिंहदेव ने बीजेपी को पुराने चुनावी वादे याद दिलाए तो 2023 में चुनाव में छत्तीसगढ़ को बीजेपी मुक्त बताया है। चलिए अब जाते जाते आपको लिए चलते हैं फ्लैशबैक में। जी हां, बात 2018 चुनाव की करेंगे। यह मौका था जब पीसीसी चीफ कमलनाथ धुआंधार प्रचार करने में जुटे थे। बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी ने एक दिन कमलनाथ के साथ बिताया, प्रचार को करीब से देखा, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई और बातों ही बातों में यह भी जाना कि कमलनाथ कैसे अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। अब हम कमलनाथ जी के साथ दूसरी सभा की तरफ बढ़ रहे हैं, जो छिंदवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का उबे गांव नाम का जगह है, वहां पर सभा होनी है। सर, हमने आपके बारे में सुना है कि आप बहुत टफ टास्क मास्टर हैं और राजनीति में आपने कॉरपोरेट पॉलिटिक्स का एक बड़ा बढ़िया फ्यूजन किया हुआ है। और नकुलनाथ जी का जो हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा जब आप किसी से नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी व्यक्त करने का आपका तरीका बहुत अलग होता है, आप कुछ अलग ही बात करते हैं। तो राजनीति में गुस्से का कैसा इस्तेमाल होना चाहिए? आपने इतना लंबा करियर, इतना बड़ा करियर, क्या आपकी नए पॉलिटिशियंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा ये मंत्र? गुस्सा सबको आता है, पर कैसे गुस्सा को व्यक्त किया जाता है, ये प्रश्न होता है। हम मौन रह के भी गुस्सा व्यक्त कर सकते हैं, केवल शब्दों से और चेहरे से गुस्सा व्यक्त नहीं होता। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि जब मुझे गुस्सा आए, मैं कम शब्दों में या मैं चुप रहूं, और स्वाभाविक है कि मेरे चेहरे में दिख जाता होगा सामने वाले को, तो वो गुस्सा उसको समझ आ जाए, वही सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन वो बात अंदर नहीं रहती, अंदर कोई कड़वाहट नहीं रहती। मेरे अंदर कोई कड़वाहट नहीं रहती कि मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति कोई फैक्ट्री से बना बनाया नहीं आता, सब में कुछ गुण होते हैं, सब में कुछ कमियां रहती हैं। तो उसके गुण का हम सही उपयोग कैसे करें? हम ड्राइवर को अपना कुक नहीं बना सकते। हम ड्राइवर को बोले हम अपना खाना बनाओ, या जो हमारा खाना बनाता है उसे कहो आप ड्राइव करो, तो वो तो एक्सीडेंट कर लेगा और मुझे सही खाना भी नहीं मिलेगा। तो हर व्यक्ति के काबिलियत और गुण का सही उपयोग हो। हमने सर ये भी देखा कि जिस तरह रॉकेट्स के अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, आपका छिंदवाड़ा में जो मैनेजमेंट है, या इवन भोपाल या इवन दिल्ली में, हम देखते हैं हर व्यक्ति की एक भूमिका है और वो एक सर्टेन पॉइंट तक पहुंचकर समाप्त हो जाती है, फिर अगला चरण शुरू हो जाता है। ये आपने कैसे अपने अनुभव से सीखा या फैमिली लीगेसी थी, आपने अपने फादर को देखा?
ये मैंने अनुभव से सीखा कि सबसे ज़्यादा काम, सबसे ज़्यादा क्रियान्वयन कैसे हो सकता है। अगर किसी को ऐसी बड़ी जिम्मेदारी दे दे तो उसके पास तो दिन में 24 घंटे हैं, 25 नहीं है, जैसे मेरे पास भी दिन में 24 घंटे हैं, 25 नहीं है। तो कैसे काम बांटा जाए, कैसे जिम्मेदारी बांटी जाए, ये इसकी भी एक सीमा होती है। तो हम सीमा बना देते हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है, तुम्हारी जवाबदारी ये है, ताकि उसे भी वो जिम्मेदारी का पालन करने का वो कर पाए। कंक्लूड कर रहा हूं, फिर आगे बात करूंगा आपसे। नकुल नाथ जी को कितने नंबर देंगे, क्योंकि बड़े टफ टास्क मास्टर हैं, उनकी सभाएं, उनके इंटरव्यूज, उनका प्रदर्शन, अभी तो ये एक शुरुआत है सर। अब नंबर तो देंगे जब कार्य शुरू होगा, प्रचार तो सभी कर लेंगे, पर कैसे छिंदवाड़ा को आगे ले जाते हैं उसके बाद मैं नंबर दूंगा। बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने नकुल नाथ जी को नंबर उनका काम शुरू होने से, यानी जिस दिन से काउंटडाउन शुरू हो जाएगा उनका, शुभकामनाएं हैं उनको, और यहाँ भावी सांसद उनको कहा ही जा रहा है। तो उस काउंटडाउन के बाद कमलनाथ जी का कहना है तब उनकी नंबरिंग वो शुरू करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा ड्राइवर से कुक का काम नहीं ले सकते आप, और कुक से ड्राइवर का काम नहीं ले सकते। मैंने अपने अनुभव से सीखा है कि हर व्यक्ति की एक सीमा है, और उसकी सीमा के हिसाब से उसको अलग अलग काम आप दीजिए, तो एक का काम खत्म होता है तो दूसरे का शुरू होता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्रा हमको मिला है, एंड दिस इज द अल्टीमेट मॉडल ऑफ छिंदवाड़ा पॉलिटिक्स इन मध्य प्रदेश, बेशक मैं कह सकता हूं। और तेज की तकरार किसकी सरकार में आज के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद 10 का पंच होगा।